नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र। तो शांति क्लासेज में आपका मैं सुशील कुमार राय पुनः स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद नहीं विश्वास रखता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एईडीओ की तैयारी के लिए अद्यतन जानकारी के लिए बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो शुरू करते हैं। नवपाषाण युग, पिछली बार के वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था मोहनजोदड़ो। अब नवपाषाण युग मतलब न्यू, नया। नव मतलब नया, पाषाण मतलब पत्थर होता है। नया पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल को दो भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल। आइए नवपाषाण काल में कुछ हम लोग और डेवलप हुए। जैसे मोहनजोदड़ो की सभ्यता में हम नाली प्रॉपर तरीके से बनाते थे, नवपाषाण युग में हम लोग और डेवलप हुए। क्या क्या विकसित हुए ये हम आपको नवपाषाण काल में बताएंगे। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल के बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। चलिए, नवपाषाण युग का अर्थ है ऐसा युग जो पाषाण काल के सबसे अंत में आया और मानवीय जीवन को स्थायी रूप से परिवर्तित कर दिया। हर सभ्यता में व्यक्ति जो है धीरे धीरे विकसित होता है। हर समय, अब जिराफ का गर्दन देखा होगा आपने, लंबा हो गया। ऊंट का गर्दन लंबा, जिराफ का गर्दन लंबा, ऊंट के पीठ पर कुबड़, जिराफ का पैर लंबा, गर्दन लंबा, सॉरी। कैसे हो गया? वो एक बैक नहीं हुआ, अचानक नहीं हुआ, वो धीरे धीरे बढ़ा। गर्दन पेड़ की ऊंचाई ऊपर हुआ करती थी, उसको गर्दन उचकाना था, उचकाते उचकाते जो है वो गर्दन उसकी लंबी हो। मनुष्य पहले बंदर था, बंदर से विकसित हुआ, पूंछ गायब हो गया, दिमाग विकसित हो गया, मनुष्य हो गया। आज भी बंदर और मनुष्य के हृदय 4 कोष्ठ के ही हैं। मतलब बहुत कुछ सिमिलरिटी अभी बंदर से है। दिमाग विकसित आपका ज्यादा है, बंदर का दिमाग विकसित कम है। बाकी बहुत सारी सिमिलरिटीज जो है वो बंदर से आपकी मिलती जुलती हैं। खैर चले, नवपाषाण युग मैं पूरे पाषाण से मैं ये बता रहा था कि विकसित होते हैं धीरे धीरे। तो नवपाषाण युग में क्या क्या विकसित हुए हम देखते हैं। सबसे पहले नवपाषाण युग की शुरुआत पूरे विश्व में एक समान नहीं हुआ, अलग अलग हुआ जैसा होता है। इसको सर्वप्रथम जॉन लुकास ने 1865 में अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स, ये जॉन लुकास साहब ने लिखा था, प्री हिस्टोरिक टाइम्स। इसमें उन्होंने वर्णन किया कि अलग अलग जगहों पर ऐसा नहीं है कि अमेरिका आप डेवलप कर गया तो भारत भी इतना जल्दी डेवलप कर जाएगा, और अमेरिका डेवलप नहीं किया तो भारत नहीं करेगा, ऐसा थोड़ा होता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है, समय होता है, कोई पहले जानता है कोई बाद में जानता है, लेकिन होता है धीरे धीरे विकास। तो प्री हिस्टोरिक टाइम्स में उन्होंने यही बताया कि मतलब कब कब कहां कहां कैसे कैसे लोग विकसित हुए। गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल के लिए क्रांति शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि मानव का खाना बदोश शिकारी जीवन परिवर्तित होकर अस्थायी हो गया। मैंने कहा ना, विकास धीरे धीरे होता है और आदमी धीरे धीरे विकसित होता है। अब आइए मैं आपको बताऊं, पूरा पाषाण युग में आखेट माने लोग शिकार करते थे, शिकार करते थे। हो सकता है कि कच्चा मांस ही खाते हो, फिर बाद में विकसित हुआ तो लोग पका के मांस खाने लगा। और यही कारण है शुरू में हमारी सभ्यता के लोग मांसाहार करते थे, क्योंकि और कुछ था ही नहीं, तो कच्चा मांस खाते थे। फिर हो सकता है कि पका मांस खाते हो, फिर
नवपाषाण युग में क्या हुआ, खेती होना शुरू हुआ। लोगों को विकास, जब लोग विकसित हुए, जब लोगों का विकास हुआ, तो लोग जाने कि खेती कैसे करते हैं, लोग जाने कि खाने के अन्य साधन भी हुआ करते हैं। तो नवपाषाण युग में आइए सबसे पहले नवपाषाण युग का चक्र देख लीजिए। खेती की शुरुआत, हमने कहा ना, लोग अब आखेट करना छोड़ दिए, शिकार खाना छोड़ दिए, अब विकसित होना शुरू हुए। अब कहां गए, खेती की शुरुआत किए। अब लगा लोगों को धान का ज्ञान हुआ, चावल का ज्ञान हुआ, गेहूं का, मक्का का, किसी न किसी फसल का ज्ञान हुआ होगा, तभी तो उन्होंने बोना शुरू किया। या कहीं मतलब प्राकृतिक रूप से होगा, कभी उन्होंने प्रयोग नहीं किया, उसका प्रयोग शुरू किया होगा, और प्रयोग शुरू करने के बाद लगा हुआ कि नहीं ये चीज जो है खाने लायक है, ये जो है वो खाद्य पदार्थ है, ईटेबल। तो जो खाने लायक है, तो जब मालूम चला कि भाई ये खाने लायक है, तो इसको छोड़ देंगे, अब हम शिकार छोड़कर अब जो है शाकाहार करेंगे। तो खेती की शुरुआत हुई, पहिए का आविष्कार हुआ। अब पहिए के आविष्कार होने से क्या हुआ, संसाधन की यहां से वहां जाने के लिए लोग ठेला गाड़ी बनाने लगे। जब पहिया बन गया तो ठेला बन गया, गाड़ी बन गया। पहले ठेला ही, पहले आदमी खींचता था, घोड़ा खींचता होगा, जानवर खींचता होगा, जानवर तो था ही, क्योंकि जानवर भी मनुष्य की तरह ऊपर से ही पैदा हो गया था। चलिए, मृदभांड का निर्माण। मृदभांड का मतलब बर्तन का। अब खाना जब बनाने के लिए बर्तन की तो आवश्यकता पड़ेगी, स्वाभाविक बात है, बिना बर्तन के तो खाना बनेगा नहीं। आज भले ही आप बहुत सारे नए नए बर्तन यूज करते हैं, टेफ्लॉन के भी बर्तन यूज करते हैं, और भी बहुत सारे इंडक्शन के लिए अलग से बर्तन यूज करते हैं, इंडक्शन चूल्हे के लिए, है ना। पहले लोग कांसे का बर्तन यूज करते थे, चांदी का बर्तन लोग यूज करते थे। हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि जो अंग्रेज आए थे तो चांदी के थाली में उनको खाना दिया जाता था, और अल्मुनियम वाले में भारतीयों को दिया जाता था। अल्मुनियम का बना, कांसा का बना, लेकिन सबसे पहले मिट्टी का बना, जिसको नाम पड़ा मृदभांड। ये आज धीरे धीरे यह लुप्त होता जा रहा है। वैसे गर्मी के दिन में जिनके यहाँ फ्रिज नहीं होता है, आज भी इस मृदभांड का सुराही जिसका नाम है, उसका लोग प्रयोग करते हैं। अब सादा आता है, पहले उस पर चित्रकारी किया हुआ आता था। तो मृदभांड का निर्माण। अब भाई खाना पकाने के लिए तो ईंधन की आवश्यकता थी, ईंधन की आवश्यकता थी तो लकड़ी था ही, जंगल था, पूरा शहर का शहर, गांव का गांव जंगल था, पहाड़ थे, जंगल थे, नदियां थी, मतलब पानी, लकड़ी और जंगल शुरू से था। तो उसके लिए लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी का उपकरण का इसी युग में हुआ, कुल्हाड़ी का उपयोग किया गया। अब कुल्हाड़ी के बाद जब कुल्हाड़ी आ गया, खाना बनने लगा, तो अब लोगों को संपत्ति इकट्ठा करने की जिज्ञासा जगी कि अब बचा उचा के रखना है, पैसा कल खाएंगे। तो व्यक्तिगत संपत्ति की भावना का विकास हो गया। अब जब व्यक्तिगत संपत्ति का विकास हो गया कि हमको अब जमा करना है पैसा, जैसे आज हम लोग सोचते हैं किसके लिए कमाते हैं। एक साधु से मैंने एक प्रश्न किया कि एक महाराज बताइए कि आप तो साधु हो गए, आपके बाल बच्चे क्या खाते होंगे। बड़ा मुस्कुरा कर एक जवाब दिया, तो क्या लगता है कि आप अपने बच्चों को खिलाते हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। कहा नहीं, आप नहीं खिलाते, खिलाने वाला ऊपर वाला, आप सिर्फ एक संसाधन मात्र है। जिसने पैदा किया वही खिलाता है। और नहीं मानो तो देख लो। मैंने कहा कैसे? उदाहरण दिखाया उसने मुझे एक दुकानदार के पास ले गया। वो दुकानदार मिठाई का था,
काफी भीड़ थी उसके पास। वो रात को 5 बजे तक खाना नहीं खाया, मुझे वहां तक रखा। देखो बोला ना, बोला देखो ईश्वर ने इसको नहीं खिलाया, पैसा है, कमा रहा है, खाने का संसाधन भी है, मगर खा नहीं पा रहा क्योंकि ईश्वर ने इसको नहीं खिलाया। जिसको ईश्वर ने नहीं खिलाया उसको आप नहीं खिला सकते। उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं, सपोज आपका बच्चा कोई दूध पीता है, आप शाम को बाजार से दूध लेके जाते हो, दूध ही पीता बच्चा है, और दूध ले गए, रात्रि का समय है, गांव का माहौल है, 10 बज गया, और आप दूध जब घर में देते हो, जैसे ही वो गर्म होता है वो फट जाता है, बच्चा क्या पिएगा? मतलब बच्चा नहीं पिएगा, मतलब ईश्वर की मर्जी नहीं है कि बच्चा दूध पिए। मतलब जिसको ईश्वर चाहता है वही आपको, मतलब कहने का साधु जी का यही मतलब था कि आप नहीं खिलाते हैं, वो अपने भाग्य का, अपने हिस्से का ईश्वर के माध्यम से खाता है, आप तो एक निमित्त मात्र हैं। कई बार मैंने इसका अनुभव भी किया। तो कहने का मतलब है कि आदमी यही सोचकर कमाता है कि मेरे बाल बच्चे सही होंगे, लेकिन हो सकता है कि वो गलत भी हो जाए। बहुत बड़े बड़े घर के लोग भी हो सकता है बहुत सारा संपत्ति अर्जित करने के बाद भी वो भूखे रहते हैं, पागल हो जाते हैं, नहीं सरवाइव कर पाते हैं, ये अलग मैटर है। मैंने कहने का मतलब है, संत का कहने का मेरा यही मतलब था। उस साधु ने मुझसे यही कहा कि आप नहीं खिलाते हैं, ये भ्रम में मत रहिएगा। मैंने कहा ठीक है, चलिए आप साधु जी की बात मैं कैसे काटता, चलिए खैर। तो व्यक्तिगत संपत्ति की भावना का विकास सबसे ज्यादा अगर है, मेरा अनुभव कहता है तो कलयुग में है। लेकिन खैर नवपाषाण युग में भी ये उत्पन्न हुआ जो आज सबके लिए जी का जंजाल बन गया, लेकिन इसकी उत्पत्ति जो है नवपाषाण युग की है। इकट्ठा करो, उसको रखो। और महावीर जी, स्वामी महावीर जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए, उन्होंने इसका विरोध किया था। अपरिग्रह मतलब धन इकट्ठा नहीं करना। खैर अलग बात है, लोग उसके बावजूद भी करते हैं, लेकिन उनका एक सिद्धांत था अपरिग्रह, मतलब धन इकट्ठा नहीं करो, रोज खाओ रोज कमाओ, रोज कमाओ रोज खाओ। खैर आगे चले, पुनर्जन्म में विश्वास। अब जब लोग मतलब धन संपत्ति की जमा करने लगे तो लोगों को ऐसा लगा कि हो सकता है मर के फिर पुनर्जन्म ले, तो वहीं से लोगों को पुनर्जन्म में विश्वास होने लगा। जब पुनर्जन्म विश्वास भी होता है, पुनर्जन्म भी होता है, बहुत सारा मूवी बना हुआ है पुनर्जन्म पे। अभी हाल में मैं एक मूवी देख रहा था, पुनर्जन्म में बच्चा आता है, पहचानता अरे फलना हो तुम ना, फलना हो ना तुम, तो पुनर्जन्म की बात है, बहुत सारा पिक्चर है। खैर उसके बाद जब जन्म में विश्वास होगा, धीरे धीरे विकसित हुआ, और भी मानव जब विकसित हुआ तो आया संस्कार। आज आपके यहाँ बहुत सारे संस्कार हैं। बच्चों को जनेऊ का संस्कार होता है, एक देखे होंगे ब्राह्मण कुल में 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 मतलब ऑड नंबर में उपनयन संस्कार बोलते हैं। जनेऊ का संस्कार किया जाता है, जनेऊ पहनाया जाता है, जनेऊ धारण किया जाता है, तो बाद में 14 संस्कार बन गए। तो संस्कार मतलब आपको चलाने के लिए एक सिस्टम बना। जिस तरह आपके शरीर को शरीर एक सिस्टम है, और शरीर को चलाने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है कि खाना मुंह से खाएंगे, नाक से तो नहीं खा सकते। विशेष परिस्थिति में अस्पतालों में नाक से भी खिलाया जाता है, लेकिन वो अननेचुरल है और वो पाइप के माध्यम से खिलाया जाता है, अलग बात है। लेकिन नेचुरल आपको खाना है मुंह से, ये खाना है वो खाना है, पूरा शरीर में जाता है,
फिर आपको निकलता है उत्सर्जित क्रिया से, तो खैर वो अलग बात है, एक सिस्टम है। तो एक सिस्टम को चलाने के लिए संस्कार बना, और इस तरह मानव धीरे धीरे विकसित होता गया, और आज के युग में मानव इतना विकसित हो गया। इससे पहले एक सभ्यता हुआ करता था, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इराक के आसपास की होती थी, वो भी हमसे काफी विकसित था। और भी बहुत सारे विकसित सभ्यताएं थी जो हाई टेक्नो थी उस समय। बेबीलोन की सभ्यता भी पढ़ेंगे आप, हड़प्पा की तो पढ़िए, मोहनजोदड़ो तो पढ़ ही चुके हैं, हड़प्पा भी पढ़ाएंगे, बेबीलोन का भी पढ़ाएंगे, मेसोपोटामिया की भी पढ़ाएंगे। तो उसमें देखिएगा कि एक ही समय की सभ्यता अलग अलग जगहों पर अलग अलग विकसित रूप में है। जैसे आज की डेट में हम अपने को देखें, अगर इंडिया चौथे नंबर पर है तो अमेरिका 1 नंबर पर है, मान लेते हैं, दोनों बातें। तो कहने का मतलब है कि एक समय अमेरिका भारत एक ही तरह विकसित हो जाए, ये कभी पॉसिबल नहीं है। 5 उंगलियां हैं, ये पांचों कभी बराबर हुई हैं? कभी नहीं होती। तो उसी तरह एक समय नहीं होता है, धीरे धीरे इनका विकास होगा और धीरे धीरे ये सारे 5 उंगलियां भी बराबर हो जाएंगी, एक समय आएगा। खैर ये आपको बताएंगे कि जो डार्विन का सिद्धांत है उसी के सिद्धांत के अनुसार जो है पूरी दुनिया चलती है, आगे भी पढ़ाएंगे आपको। तो ये आपका जीएस हो गया। मैथ आपको पढ़ना होगा। मैथ में मैं आपको बता दूं कि मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा। एवरेज, प्रतिशत, लॉस प्रॉफिट, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। नंबर सिस्टम, वॉल्यूम, एरिया, मिक्सचर, मिश्रण, रेशियो, अनुपात, प्रोपोर्शन। इस तरह मैं आपको मुफ्त में एईडीओ का पूरा क्लास कराऊंगा। मेरे हर वीडियो को अंत तक देखिए और एईडीओ का तैयारी मन से कीजिए। मुझे लगता है कि अच्छी सीट है, 7.5 लाख लगभग लड़के हैं, 765 सीट के आसपास है, और आप मन से देखिए। हाँ, एक विशेष बात, ये चीज जो हम पढ़ा रहे हैं वो बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल 4 जो वैकेंसी आई हुई है अभी 1500 के आसपास, इसमें भी सेम सिलेबस है। अंतर क्या है कि इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग है एईडीओ में, और बीएसएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्री एग्जाम में आप हर भाग के एक एक किताब लेके जा सकते हैं, भले यूज नहीं होता है वहां। परीक्षा में अगर आप किताब देखने लगिएगा तो 2 सवाल के फेर में 5 सवाल चला जाएगा। खैर, बीएसएससी की भी वैकेंसी आई है, एएसओ का, ऑडिटर का, इंडस्ट्रियल ऑफिसर का, अच्छी सीटें हैं, आप लोग उसे भी डाल दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।